बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है, उनके साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है और वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, डेथ एनिवर्सरी पे शोक मनाया जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। और क्या बांग्लादेश इस नई गवर्नमेंट के अंदर धीरे धीरे पाकिस्तान बनता जा रहा है, चाहे वो हमले हिंदुओं के ऊपर हो, चाहे भारत के साथ तल्खी हो, चाहे ये बात हो कि वो पाकिस्तान के साथ अपने 1971 के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहता है। वो इश्यूज जहाँ पे 30 लाख से भी ज़्यादा बांग्लादेशी मारे गए थे, वो इश्यूज जहाँ 4 लाख से भी ज़्यादा रेप्स हुए थे और दुनिया के सबसे बुरे और घिनौने जेनोसाइड में से एक को अंजाम दिया गया था। क्या बांग्लादेश उन सबको भूल रहा है? क्या बांग्लादेश अपनी हिस्ट्री से आगे बढ़कर अब एक तरफ जहां उनके इंटेलेक्चुअल ये भी कह रहे हैं कि क्यों ना हम पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी कर लें, क्यों ना बांग्लादेश में भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाए, क्यों ना हम पाकिस्तान के करीब जाएं और इंडिया से दूरी बनाएं, और इंडिया हमारा दुश्मन है। जिस देश को बिजली से लेकर पानी इंडिया सप्लाई कर रहा है, जिस देश की रिक्वायरमेंट इंडिया के साथ बेहतरी करने में है, वो अचानक से क्यों ऐसे पलट गया? क्यों बांग्लादेश की पॉलिटिक्स आज बांग्लादेश को इस लेवल पे लेके आई है जहां वो इंडिया से दूर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन केवल एक लिमिट तक? आखिर क्या है ये इतिहास जिसमें ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना? क्या है वो खूनी इतिहास जिसमें इस देश की इतिहास को लिखा और जिसे बदलने की कोशिश आज अलग अलग पार्टियां कर रही हैं? क्या सही में बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान बनने जा रहा है या ये कभी हो भी नहीं सकता? इस चीज को समझने के लिए हमें अभी की घटनाओं से परे हटकर इतिहास में जाना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ कैसे। 1947 में इंडिया के डिवीजन के टाइम पाकिस्तान बना था, लेकिन जो पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं वो केवल आधा पाकिस्तान था। असल में पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक ईस्ट और एक वेस्ट। और जब वो लड़ाई लड़ी जा रही थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, तो एक नाम जो सबसे बड़ा था, जिसे बंग बंधु भी कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी है शेख हसीना। और कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ बांग्लादेश, हमें पहले ये समझना होगा। असल में 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो हिस्से हुआ करते थे पाकिस्तान के देश के। दोनों मुसहुल इलाके थे, लेकिन एक तरफ बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी, दूसरी तरफ पंजाबी, सिंधी और कई लैंग्वेजेस बोली जाती थी। पर उर्दू इम्पोज करने में मोहम्मद अली जिन्ना और उनके बाद के लीडर्स कामयाब रहे, जबकि बंगाली खुद की अपनी लैंग्वेज को साइडलाइन नहीं करना चाह रहे थे और बंगला को बचाने का आह्वान चलता रहा। पाकिस्तान के ऊपर लगातार मिलिट्री शासन रहा। 1970 का एक इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जहां मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 1970 के इलेक्शन में, जो डेमोक्रेटिकली हुआ इलेक्शन बहुत सालों बाद याया खान की गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान में हो रहा था, उसमें दो मुख्य पार्टियां थी। एक पीपीपी जो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, और दूसरी आवामी लीग जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान में, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां लड़ रही थी। उस पार्टी का नाम था आवामी लीग। इन दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें कि अगर आप देखें तो ईस्टर्न पाकिस्तान पूरा का पूरा हरा था, यानी पूरे के पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर एक ही पार्टी ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था, वो आवामी लीग थे। जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान में अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ी थी और ओवरऑल 167 सीट्स जीती थी आवामी लीग और पीपीपी केवल 86 सीट जीत पाई थी। यानी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आवामी लीग इलेक्शन जीत के आई थी और इसका मतलब शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था। मगर वहां की नेशनल असेंबली बनने के बाद ये उस कुर्सी पर बैठते इससे पहले ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। याहिया खान जो उस टाइम में आगे राष्ट्रपति थे और पहले आर्मी जनरल रहे थे, उन्होंने सपोर्ट किया जुल्फिकार अली भुट्टो का, और वहां की आर्मी ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि नहीं, हमारा हक मिलना चाहिए, जो मिलने से वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को या वेस्टर्न पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसा लगा कि ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हमारी से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जो वो देखते होना नहीं चाहते थे। और इसीलिए होता है ऑपरेशन सर्च लाइट, जहां बांग्लादेश के ऊपर किया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड। शेख मुजीबुर रहमान एक तरफ जहां डिमांड करते हैं कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये अत्याचार रुकेगा, उसी बीच होता है ऑपरेशन सर्च लाइट, जो अभी तक का सबसे बड़ा जेनोसाइड होता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, जहां 30 से 40 लाख लोगों को जान से मारा जाता है, जहां उनकी एक विंग रजाकार की बांग्लादेश में एंटर करती है, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारती है। और यहाँ तक कि जनरल टिक्का खान, जो 2002 में पाकिस्तान में बड़े आराम से 87 ईयर्स की राइप एज में बूढ़े होकर मरे, उन्होंने
ऐसा मिशन लीड किया पाकिस्तान आर्मी ने कि पूरे बांग्लादेश में लाखों लोगों की जाने गई। बुचर ऑफ बंगाल के नाम से बदनाम टीका खान ने अपने दम पर ही लाखों लोगों की मौत इंश्योर की थी और उस व्यक्ति को पाकिस्तान ने कोई सजा नहीं। जब टीका खान और ऐसे ग्रुप्स बांग्लादेश में एंटर हुए तब उनको कुछ ग्रुप्स ने सपोर्ट भी किया था और वो ग्रुप्स थे जमाते इस्लामी और ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप जो नहीं चाहते थे कि एक बांग्ला आइडेंटिटी बने, नहीं चाहते थे बांग्लादेश बने। उन्होंने पाकिस्तानी रज़ाकार का समर्थन किया था और इस बड़े त्रासदी में उनका सपोर्ट किया था। लेकिन इसी बीच शेख मुजीबुर रहमान के साथ बात हुई इंदिरा गांधी की और ये मैसेकर जो पूरे बांग्लादेश में हुआ था, जिसके रिमेन्स आज भी देखने को मिलते हैं, इसको रोकने की कोशिश की गई। खास बात ये थी कि इसमें हिंदूज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा था। बांग्लादेश के लाखों लोग मारे गए। रेप को एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेशन की तरह इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये हुआ कि मुक्ति वाहिनी खड़ी हुई। मुक्ति वाहिनी खड़ी की शेख मुजीबुर रहमान ने और उनको ट्रेन किया इंडियन आर्मी ने। इंदिरा गांधी को दिख रहा था कि एक बहुत बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया के नेबरहुड में हो रही थी और अभी तक का सबसे बड़ा जेनोसाइड हमें देखने को मिल रहा था। तब इंदिरा गांधी की डायरेक्शन में इंडियन आर्मी ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना स्टार्ट किया और इंदिरा गांधी ने क्लियरली बोला कि अभी रुक नहीं सकता और एक युद्ध डिक्लेयर होता है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है। पाकिस्तान के आर्मी के 93,000 सोल्जर्स सरेंडर करते हैं इंडिया के सामने और बनता है एक नया देश जिसका नाम होता है बांग्लादेश, जिसको बनाने में 4-5 लाख लोग नहीं 40 से 50 लाख लोगों की जाने जाती है। एक देश जो खून से बनता है बांग्ला आइडेंटिटी के लिए, जो परेशान था वेस्टर्न पाकिस्तान के इम्पोजिशन से, उनके आइडियलिज्म से, उनके नकली आइडियलिज्म से, जिसमें कि उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी, उनके ऊपर एक तरीके का इस्लाम थोपा जा रहा था, एक तरह का कल्चर थोपा जा रहा था, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी, उनकी हाइट, उनके कलर, उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया जा रहा था। उसके बाद खड़ा होता है नया देश बांग्लादेश, जिसके लीडर होते हैं मुजीबुर रहमान, जो इस बड़ी जंग के साथ बांग्लादेश को आज़ादी दिलाते हैं। और कुछ ग्रुप्स जैसे जमात इस्लामी जो सपोर्ट करते हैं रज़ाकार का, उनका विरोध करते हैं। जब शेख मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु कहलाते, एक तरह से फादर ऑफ बांग्लादेश बन के उभरते हैं और जीतते हैं इलेक्शन, पर कुछ समय बाद 15 अगस्त 1975 में वो होता है जिससे फिर एक बार बांग्लादेश का इतिहास बदल जाता है। शेख मुजीबुर रहमान उनके पूरे परिवार का एसेसिनेशन करती है वहाँ की आर्मी, जिसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी के कुछ एलिमेंट, ISI और यहाँ तक कि उनकी आर्मी के कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे शेख मुजीबुर रहमान का वहाँ का राष्ट्रपति बनना और लगातार इंडियन गवर्नमेंट के साथ संबंध अच्छे करना और बांग्लादेश को एक लिबरल सोसाइटी बनाना। उसके बाद वहाँ पर एक आर्मी रूल का पीरियड आता है। जनरल जियाउर रहमान कंट्रोल करते हैं और रूल करना स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश के ऊपर। मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद जो लोग तख्ता पर बैठते हैं, उनको तख्ता पलट करने के बाद जियाउर रहमान खुद कंट्रोल लेना स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के ऊपर। पर ऐसी रियलिटी है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। 15 अगस्त 1975 को जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की मौत होती है, उसके कुछ सालों बाद ही जियाउर रहमान के ऊपर भी एक अटैक होता है जब वो चिटगोंग जा रहे होते हैं, जिसमें उनका भी असैसिनेशन कर दिया जाता है। और फिर एक और जनरल वहाँ पर बनते हैं राष्ट्रपति, जो होते हैं मोहम्मद अरशद। अरशद की गवर्नमेंट भी काफ़ी सालों तक बांग्लादेश पर अपना कब्जा जमाए रहती है, जिसके खिलाफ 2 लोग एंट्री करते हैं। एक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो उस समय जब असैसिनेशन होता है तब बांग्लादेश में नहीं थी, और दूसरी जियाउर रहमान की वाइफ खालिदा जिया। और फिर होता है पहली बार एक बदलाव, जब जनरल अरशद खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इलेक्शन में कूदते हैं तो वहाँ पहली बार उन्हें हराती है खालिदा जिया इन 1991। उसके बाद 1996 में जीतती है शेख हसीना, जो अगले इलेक्शन में दोबारा हार जाती है, और फिर 2001 में वापसी होती है खालिदा जिया की। लेकिन आखिरकार 2008 में दोबारा जीतती है शेख हसीना, और उसके बाद 2008 से लेकर आज तक यानी 2024 तक शेख हसीना लगातार इलेक्शंस जीतती है। पर इलेक्शन से एक बदलाव था। ये इलेक्शंस कुछ ऐसे इलेक्शंस थे जिनके बारे में आरोप ये लगता था कि इन दोनों ने ही इलेक्शंस को रिग किया था। वो फेयर नहीं थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थे। अपोजिशन लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। जहां BNP, जिसे खालिदा जिया लीड करती हैं, उसे जमात इस्लामी का सपोर्ट मिलता था, वहीं शेख हसीना गवर्नमेंट में आते ही सबसे पहले जमात इस्लामी के लीडर्स को जेल भेजती है। रज़ाकर्स को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाता है, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, जमात इस्लामी को बैन किया जाता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के अंदर 2008 के बाद से बांग्लादेश की इकोनॉमी तेज़ी से इंक्रीज़ करती है, इंडिया के करीब आती है, क्योंकि इनका एक इतिहास रहा है। चाहे वो इनके फादर हो या खुद हो,
इंडिया ने लगातार इनके साथ सपोर्ट किया, इनको हेल्प की कि वो अच्छे से गवर्न कर पाए। और रियलिटी ये है कि बिना इंडिया के बांग्लादेश सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ एक ऐसा देश जो इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली, हर तरीके से इंडिया के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। जब इसकी सर्वाधिक ग्रोथ हुई तब भी इंडिया के साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे और पाकिस्तान ने इनकी हिस्ट्री में बड़ा रोल निभाया, चाहे वो असैसिनेशंस में हो, किलिंग्स में। हुआ ये कि आखिरकार शेख हसीना को भी भागना पड़ा। 2024 में इनके खिलाफ भी एक कू अटेम्प्ट होता है और इन्हें भी अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है। मोहम्मद यूनुस बनते हैं वहाँ के नए हेड। लेकिन क्या ये बांग्लादेश का इतिहास है जो हमेशा के लिए बदल गया? शायद। शेख मुजीबुर रहमान से लेकर शेख हसीना तक की हिस्ट्री, जिसमें डेमोक्रेसी आई और गई और दोबारा शायद हमेशा के लिए जाने वाली है, पर क्या वो जिन लोगों ने अपना खून बहाया, क्या वो जो इतिहास है वो अपने आप को भूल जाए? ऐसा होना संभव नहीं है। और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाए। शायद कुछ समय के लिए वो पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते बढ़ाए, पर इवेंचुअली दे विल हैव टू कम टू सेंसेस। चाहे पावर की डील हो, चाहे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो, चाहे हेल्थ वीज़ाज हो, चाहे इकोनॉमिक ट्रेड हो, उसमें इंडिया की हेल्प ज़रूरी है बांग्लादेश को सर्वाइव करने के लिए। अभी जो सिचुएशन है उसमें शायद बांग्लादेश अपने इतिहास को भूलकर एक ऐसे समय में जा रहा है जहां रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, पाकिस्तान से करीबी, चाइना से करीबी बढ़ती जा रही है। पर क्या ये लॉन्ग टर्म तक बांग्लादेश सर्वाइव कर पाएगा, या वो भी पाकिस्तान की तरह एक्सट्रीमिज्म, डिक्टेटरशिप और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में डूबा हुआ एक देश बन जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर यह मौका है जब हम याद रखें कि बांग्लादेश का एक इतिहास रहा है। आज जिस तरफ उसकी सोसाइटी जा रही है, ये उसकी रियलिटी हमेशा रही नहीं है। हालांकि अलग अलग मिलिट्री जर्नल्स के अंदर के रहने के बावजूद भी बांग्लादेश की सोसाइटी पाकिस्तान के कंपैरेटिव तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा प्लूरल रही है, डाइवर्स रही है। पर अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बांग्लादेश दोबारा एक पाकिस्तान बन जाएगा, ये बातें देखने वाली हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।